वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कोलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनेस्टरेज इनहिबिटिंग ड्रग्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स आएंगी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जनरल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें आती हैं। इनका दूसरा नाम जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स भी कहते हैं, मतलब पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कराती हैं। तो हमारे पास ये दो टाइप्स की होती हैं, एक तो है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरी इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट का साफ मतलब है कि ये डायरेक्ट ही जाकर जो रिसेप्टर हैं उन पर एक्ट करेंगी एज ए एगोनिस्ट और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो इनमें दो टाइप्स की हैं, हमने पढ़ा है, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल लेकर जाते हैं रिसेप्टर जो होते हैं आगे, वो है मस्क्रीनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। तो उनकी बिना पर इनको हम मस्क्रीनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट्स कहेंगे। उसके बाद हम मस्क्रीनिक की फिर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है कोलिन एस्टर्स, दूसरे हैं एल्केलाइड्स। तो कोलिन एस्टर्स में आ जाते हैं एसिटाइल कोलिन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथाकोलिन, उसके बाद कार्पिकोल एंड बेथानिकोल। उसके बाद हमारे पास जो एल्केलाइड्स हैं उनमें आ जाता है मस्क्रेन, उसके बाद पाइलोकार्पाइन, निकोटाइन एंड लोबिलाइन। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है, ये तकरीबन एक ना एक सवाल आता है। उसके बाद हमारे पास निकोटिनिक एगोनिस्ट्स हैं। निकोटिनिक एगोनिस्ट जो है उनमें तीन आ जाते हैं, एक निकोटीन, दूसरा दूसरा वेरेंसिलिन, तीसरा सक्सिनाइल कोलिन। तो हम अभी जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इनके बारे में और कुछ नहीं पढ़ रहे। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डायरेक्ट एक्टिंग में मस्क्रीनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट। मस्क्रीनिक में कोलिन एस्टर्स अल्केलाइड्स, कोलिन एस्टर्स में एसिटाइल कोलिन, मैथाकोलिन, कार्बिकोल, बेथानिकोल। और उसके बाद अल्केलाइड्स में मस्क्रीन, पाइलोकार्पाइन, निकोटीन, लोबिलिन। और उसके बाद निकोटीन एगोनिस्ट में निकोटीन, वेरेंसिलिन और सक्सिनाइल कोलिन बल्कि। अच्छा, तो ये आ गए। उसके बाद हम देखेंगे इनडायरेक्ट जो है वो जाकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा या जो भी ट्रांसमीटर रिलीज होगा तो उस पर एक्ट करेंगी और एसिटाइल कोलिन एंजाइम को इनहिबिट करेंगी। ठीक है, तो इनमें एक फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड में आ जाता है इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग एंड द लास्ट वंस आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग। तो फर्स्ट में आ जाता है जो शॉर्ट एक्टिंग है वो है अल्कोहल, उनमें आ जाता है एंडोर्फोनियम। ठीक है, एंडोर्फोनियम। उसके बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट टू लॉन्ग एक्टिंग है उनको हम कहते हैं कार्बामेट्स। कार्बामेट्स आर द एस्टर्स ऑफ कार्बामिक एसिड्स। और जो हमारे पास वेरी लॉन्ग एक्टिंग है उनमें हमारे पास ये आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं वो हैं फास्फोरिक एसिड के जो एस्टर्स होते हैं वो इंक्लूड हैं इसमें। तो कार्बामेट्स में हमारे पास तीन आ जाते हैं, नियोस्टेगमाइन, पेरिडोस्टेगमाइन एंड डिफाइजोस्टेगमाइन। और हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं उनमें आ जाता है पैराथायोन, उसके बाद मेलाथायोन, उसके बाद सेरीन और टेल्बोन। तो पहले हमने पढ़ी जनरल क्लासिफिकेशन, वो भी सवाल आता है। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे इनकी डिटेल। ये डिटेल दी हुई है हर चैप्टर के एंड पे, जो टेबल है बुक में वो लाजमी करना है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यूज एसक्यूज आते हैं, तो ये नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो मतलब सारा चैप्टर ही आता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो कैटेगरी हमने देखी थी वो थे डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हमने सबसे पहले देखे थे मस्क्रीनिक एगोनिस्ट्स, मतलब जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स पर बाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तीन दिए गए हैं, तीन दिए गए हैं। इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है बेथानिकोल, पाइलोकार्पाइन एंड हमारे पास है मस्कराइन। ठीक है, अब देखेंगे कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फिर इनकी टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले बेथानिकोल को। बेथानिकोल जो है वो एक्टिवेट करता है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को, इंक्रीजेज IP3 एंड DAG। IP3 और DAG सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करता है। और ये क्लिनिकल एप्लीकेशन मतलब किस कंडीशन में दिया जाता है, तो जब ब्लैडर एंड बाउल एटोनी हो। एटोनी का मतलब क्या है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो ये जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से उनकी टोन बेहतर हो जाएगी। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में भी इसे हम देते हैं, मतलब पोस्ट सर्जिकल जो भी हमारे पास कोई भी अबनॉर्मेलिटी पैदा हो गया, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, तो उसके लिए हम बेथानिकोल को मतलब प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके वेज क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ओरल भी है, इंट्रामस्कुलर एक्टिविटी भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिपिड सॉल्युबिलिटी। आपने एक बात याद रखनी है, जो भी ड्रग अगर वो है लिपिड सॉल्युबल तो वो CNS में इफेक्ट उसका होगा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो उसे क्रॉस कर जाएगी और मतलब सेंट्रल इफेक्ट उसका होगा। अगर कोई लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं है किसी भी ड्रग की तो उसके पेरिफेरल इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है इसकी टॉक्सिसिटीज़ में साफ ज़ाहिर है ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स को ही इंक्रीज़ करेगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है साइक्लोस्पैज्म, उसके बाद डायरिया, GIT की मोटेलिटी को इंक्रीज कर देगी, यूरिनरी अर्जेंसी हो जाएगी, प्लस वेजोडाइलेशन करा देगी ब्लड वेसल्स में। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे होगा कि हमारे पास जो मस्क्रीनिक एगोनिस्ट है वो जब एक्ट करेगा, पिछले लेक्चर में भी, उससे पिछले लेक्चर में जिसमें हमने मतलब ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें ये बताया था कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे प्रोड्यूस होता है कि जब भी हम एगोनिस्ट देते हैं ये बाइंड करता है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है, तो हार्ट रेट कम होता है। हार्ट रेट कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया
ब्रैडीकार्डिया होगा। ब्रैडीकार्डिया साफ ज़ाहिर है कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है तो ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर भी कम है। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फिजियोलॉजिकली हमारे पास बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होगा। वो क्या करेगा, वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, प्री लोड को इंक्रीज करेगा। उसके बाद जब प्री लोड इंक्रीज होगा तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट बेहतर हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट बेहतर होगी तो हमारे पास जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा हार्ट रेट इंक्रीज होने से। तो ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहलाता है। उसके बाद स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पाइलोकार्पाइन पे। पाइलोकार्पाइन का मैकेनिज्म सेम है, IP3DAG सिस्टम के थ्रू काम करता है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है, मे आल्सो एक्टिवेट EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को एक्टिवेट करता है एट द M रिसेप्टर्स इन गैंग्लिया। अच्छा, शोगरेन सिंड्रोम, शोगरेन सिंड्रोम में हम इसे देते हैं। शोगरेन सिंड्रोम क्या है, शोगरेन सिंड्रोम हमारे पास जो है वो एक डिजीज़ है जो कि लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लैक्रिमल एंड सिलेवरी ग्लैंड्स होती है, जिसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, मतलब सलाइवा और सलाइवा खारिज नहीं होता, लैक्रिमल एंड सिलेवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो बहुत कम हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है। ये फीमेल्स में होता है, तकरीबन 35 to 45 ईयर्स की जो फीमेल है उनमें होता है। अच्छा, उसमें ये दी जाती है तो ये इंक्रीज़ कर देता है हमारे पास जो है इंक्रीजेज सेलिवेशन। ग्लूकोमा में भी यूज़ होता है, मायोसिस कराता है। मायोसिस का क्या मतलब है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। उसके बाद हमारे पास इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड है तो ये CNS में जाएगा, CNS में जाएगा तो इसके टॉपिकल इफेक्ट्स साफ ज़ाहिर होंगे और वो आई पर हैं। उसके बाद बेथानिकोल की तरह वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, बल्कि वो वेजो डायलेशन करा रहा था, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, इसका ये इफेक्ट डिफरेंट है। उसके बाद हम मस्क्रीन देखेंगे, तीसरे नंबर पर जो ड्रग है हमारे पास वो है मस्क्रीन, डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट में से। उसका भी मैकेनिज्म IP3DAG वाला होगा, अल्कलाइड है, मशरूम में पाया जाता है। उसके बाद इसकी लो लिपिड सॉल्युबिलिटी है, लेकिन ये गट में रेडिली अब्जॉर्ब हो जाता है, मशरूम पॉइजनिंग की तरह इसके इफेक्ट होते हैं। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया डायरेक्ट एक्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट। पहले हमने मस्क्रीनिक देखे थे, अब निकोटिनिक। निकोटिनिक में हमने 3 पढ़े थे, उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है निकोटीन, दूसरा है हमारे पास वेरेंसिलिन और तीसरा है सक्सिनाइल कोलिन। तो हम देखेंगे पहले निकोटीन को। ठीक है, निकोटीन जो है वो एक्टिवेट करेगा थ्रू निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर किसके साथ लिंक होते हैं, ये लिंक होते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल्स इन गैंग्लिया। ठीक है, और न्यूरोमास्कुलर एंड प्लेट्स पर। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होगा, क्लिनिकल यूज़ ये होगा, ये एक तो इंसेक्टिसाइड यूज़ होगा, दूसरा स्मोकिंग सिसेशन मतलब स्मोकिंग को प्रिवेंट करने में भी यूज़ होगा। इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई है क्योंकि ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। तो निकोटिनिक रिसेप्टर मोस्टली CNS में पाए जाते हैं या न्यूरोमास्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं, तो इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होगी। अच्छा, अब इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट्स में हमारे पास आ जाता है जनरलाइज्ड गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन, हाइपरटेंशन हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, ये सब मतलब पैरासिम्पैथेटिक के उलट ही कर देगा। अब आ जाते हैं हमारे पास जो है वेरेंसिलिन। अच्छा, वेरेंसिलिन जो है पार्शियल एगोनिस्ट एट निकोटीन रिसेप्टर्स। पार्शियल एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि ऐसा एगोनिस्ट जो इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगोनिस्ट एक्ट करे एज एन एंटागोनिस्ट, मतलब जो फुल एगोनिस्ट हो उसकी मौजूदगी में ये है एंटागोनिस्ट का काम करे, तो इसे हम पार्शियल एगोनिस्ट कहेंगे। तो ये भी स्मोकिंग सिचुएशन में यूज़ होगा। इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इसकी भी हाई होगी। उसके बाद हम देखेंगे हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, सेंसरी डिस्टर्बेंस, और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि ये जो निकोटिनिक एगोनिस्ट हैं ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के जरिए भी काम करते हैं और सिंपैथेटिक फाइबर्स के जरिए भी काम करते हैं। उसके बाद सक्सिनाइल कोलिन एन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, मसल रिलैक्सेंट है। अब ये चीज़ याद रखना, हाईली पोलर, दिस इज हाईली पोलर। ऊपर वाले दो जो हैं वो हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं और ये हाईली पोलर है। क्यों वो हाईली लिपिड सॉल्युबल हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगे, वो सेंट्रल इफेक्ट देंगे, CNS और आई पर इफेक्ट देंगे, और ये जो है पोलर है, ये CNS में एंट्री नहीं हो पाएगा, तो ये पेरिफेरल इफेक्ट देगा और पेरिफेरल इफेक्ट में मसल रिलैक्सेशन है। उसके बाद इसकी जो टॉक्सिसिटीज है, अगर ये बढ़ जाए तो इनिशियल मस्कुलर स्पैज्म हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो जाएगा, उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होगा विद अबनॉर्मल ब्यूटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, ये चीज़ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास जो है ये डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रीनिक एगोनिस्ट और डायरेक्ट एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। तो इनमें हमारे पास जो है सबसे पहले इनडायरेक्ट में एक ही है एंडोर्फोनियम। दिस इज शॉर्ट एक्टिंग, एंडोर्फोनियम इज शॉर्ट एक्टिंग, स्टॉप सेंट्रल एंड पेरिफेरल इफेक्ट्स। उसके बाद इनहिबिटर है ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का। इनडायरेक्ट एक्टिंग मैंने आपको पहले बताया था कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के इनहिबिटर ही होंगे। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी थी वो शॉर्ट एक्टिंग थी। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास अल्कोहल था, फिर मीडियम टू लॉन्ग एक्टिंग थे वो कार्बोमेट्स थे, और फिर हमारे पास वेरी लॉन्ग एक्टिंग थे वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे। तो शॉर्ट एक्टिंग में एंडोर्फोनियम ड्रग है, तो ये रिवर्सल करेगी NM ब्लॉक बाय नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स, डायग्नोसिस ऑफ मैस्थीनिया ग्रेविस, दैट इज द पॉइंट। ये एज अ डायग्नोस्टिक ड्रग यूज होती है फॉर मैस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है,
मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए ये एज आ डायग्नोस्टिक ड्रग यूज़ होती है। उसके बाद हाईली पोलर है तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब सीएनएस में एंटर ही नहीं हो सकेगी। उसके बाद हमारे पास जो है ये इसका और इफेक्ट है इंक्रीज पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट स्पेशली नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, यूरिनरी। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्बामेट्स जो हमारे पास हैं वो एक मिनट कार्बामेट्स जो हमारे पास हैं वो हैं मीडियम टू लॉन्ग एक्टिंग, और ये हैं कार्बामेट्स जो हैं ये एस्टर्स हैं। इनमें 3 टाइप्स पर आ जाते हैं, नियोस्टिग्माइन, पेरिडियोस्टिग्माइन एंड फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है ये नियोस्टिग्माइन एंड पेरिडियोस्टिग्माइन ये क्वाटरनरी अमाइंस हैं, और फाइसोस्टिग्माइन ये टर्शरी अमाइंस हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस और मतलब कॉन्सेप्ट की बात, हमारे पास जो टर्शरी अमाइन है और जो क्वाटरनरी अमाइन है, इनमें ज़्यादा पोलर जो हमारे पास हैं वो हैं क्वाटरनरी अमाइंस। तो जो ज़्यादा पोलर होगा वो सीएनएस में एंट्री नहीं हो सकेगा, तो उसके सेंट्रल इफेक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे इनकी मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म एंडोर्फोनियम की तरह है, मतलब कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ही हैं। उसके बाद हमारे पास ये रिवर्सल करते हैं एनएम ब्लॉक को मैस्थीनिया ग्रेविस में, और यूरिनरी डिटेंशन में भी यूज़ होते हैं। मॉडरेटली पोलर बट ओरली एक्टिव। ड्यूरेशन आपने इनका याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 4 आवर इसका है, और उसके बाद लॉन्गर ड्यूरेशन लाइक एंडोर्फिनियम। ठीक है, अब इनमें आपने जो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है ये भी मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए यूज़ होगी, ये भी तीनों मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए यूज़ होंगे। स्वेयर एट्रोपाइन पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ होंगे, एक्यूट ग्लूकोमा के लिए भी ये फाइसोस्टिग्माइन जो हमारे पास है वो यूज़ होगी, लिपिड सॉल्युबल है। अच्छा, ठीक है, अब आपने याद रखना है कि हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। अब मैस्थीनिया ग्रेविस की बात आ जाती है कि उसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्नोसिस के लिए देखा, हमारे पास जो एंडोर्फोनियम है वो यूज़ होगी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। अब हम ट्रीटमेंट के लिए देखें, नियोस्टिग्माइन और पेरिडियोस्टिग्माइन क्वाटरनरी अमाइंस हैं। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन है 2 से 4 आवर्स और इसका 4 से 8। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका है, 4 से 8 वाली, ये पेरिडियोस्टिग्माइन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैस्थीनिया ग्रेविस विल बी पेरिडियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन भी दी जाएगी, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस ये होगी, बेस्ट ये होगी, क्योंकि इसका एक्शन लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद फाइसोस्टिग्माइन जो है वो टर्शियरी अमाइन है, सीएनएस में एंटर होगी, और ये कहाँ पर एट्रोपाइन पॉइजनिंग में भी यूज़ होगी, एक्यूट ग्लूकोमा में भी यूज़ होगी। लिपिड सॉल्युबल है, ज़ाहिर है लिपिड सॉल्युबल है तो सीएनएस में एंटर होगी। लिपिड सॉल्युबल कब होगी, जब ये टर्शियरी अमाइन है। क्वाटरनरी क्यों नहीं है, क्योंकि वो पोलर होती हैं। उसके बाद एंडोर्फोनियम बट लॉन्गर ड्यूरेशन, सीएनएस इफेक्ट्स में सीजर्स आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया कि ये जो हमने कार्बामेट्स पढ़े इनडायरेक्ट एक्ट। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं वो देखेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं ये हैं एस्टर्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, लिपिड सॉल्युबल हैं, और ये याद रखना ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास पैराथायोन इसमें आ जाता है, मेलाथायोन और सेरेन और टेबन। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जस्ट लाइक एंडोर्फोनियम है। ये इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं। अच्छा, ये भी इंसेक्टिसाइड, ये नर्व गैसेज यूज़ होते हैं इन टेररिस्ट थ्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी, ये भी लिपिड सॉल्युबल है हाईली, ये भी हाईली लिपिड सॉल्युबल है। इसका एक्शन मोर रैपिड होता है। ठीक है, अब हम एंड पे देखेंगे कि इनकी टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं। इंसेक्टिसाइड में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टॉक्सिक है वो यही हमारे पास जो पैराथायोन है, ये बहुत ही टॉक्सिक है। तो इसके जो है इफेक्ट क्या होगा, ऑल पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट्स ये काज करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि मच सेफर इंसेक्टिसाइड है दूसरी, और रैपिडली लीथल है। ये तीसरी जो है ये लीथल है, ये वॉर में, टेररिस्ट अटैक में ये इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास पैराथायोन है ये इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में इसका मेन किरदार होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट पर जो इनडायरेक्ट एक्टिंग फॉर अल्जाइमर डिजीज़। अब आपने याद रखना है ये हमारे पास एक राइवास्टिग्मीन, गैलेंटामीन और टेस्राइन और भी हैं, लेकिन आपने एक ही याद रखनी है हमारे पास ये जो राइवास्टिग्माइन है। तो ये राइवास्टिग्माइन कहाँ से याद रखनी है, जो हमारे पास अल्जाइमर है, आर पे एंड होता है, तो ये राइवास्टिग्माइन। ठीक है, ये भी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिशन कराती है, वेरिएबल थ्रू पुअरली अंडरस्टूड इफेक्ट्स अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होती है, और ये लिपिड सॉल्युबल है तो एंट्री होगी। उसके बाद इसके टॉक्सिक इफेक्ट में नाजिया एंड वोमिटिंग आ जाता है। इसका जो ड्यूरेशन है मतलब हाफ लाइफ 1.5 to 70 आवर्स है। अब हमने हर एक ड्रग की पढ़ ली है, टेबल को आपने याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम देखेंगे जनरलाइज मतलब टॉक्सिसिटीज़ के, हमने जो क्लासिफिकेशन ऊपर की है ये इनकी टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्टिंग में मस्करीनिक टॉक्सिसिटी, और उसके बाद हमारे पास निकोटीनिक टॉक्सिसिटी। मस्करीनिक टॉक्सिसिटी में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सीएनएस स्टिमुलेशन होगी, मायोसिस होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट हैं जितने भी हैं, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगी, उसके बाद जीआईटी की एक्टिविटी मोटेलिटी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जो हमारे पास जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके स्मूथ मसल की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन
इंक्रीज़ होगी और वेजोडाइलेशन होगी। ये जितने भी इफेक्ट हैं, ये पिछला एक लेक्चर था मेरा कि जिसमें हम जिसमें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन के इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, उसमें ये सब डिटेल से दिए हुए हैं। अगर आपने इन्हें समझना है तो वो देख लें। उसके बाद हम इसमें आ जाता है जो मस्करीनिक टॉक्सिसिटी है, वो है फाउंड इन मशरूम्स। मशरूम्स में क्या होता है, मशरूम पॉइजनिंग में क्या होता है, इनिशियल जो है डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, इनिशियल इफेक्ट उसका ये है। और उसके बाद हमारे पास जो है हिपैटिक एंड रीनल नेक्रोसिस, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अच्छा, ये चीज़। उसके बाद हम देखेंगे निकोटीनिक टॉक्सिसिटी, मतलब निकोटीनिक एगोनिस्ट की टॉक्सिसिटी। तो जनरलाइज है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये या तो न्यूरोमास्कुलर जंक्शन पर होंगे या ये ब्रेन में नर्व फाइबर्स में, नर्व एंडिंग्स में होंगे। तो ये फैसिकुलेशंस एंड पैरालिसिस ऑफ मसल्स होगी और कन्वल्जन्स एंड डिप्रेशन होगा सीएनएस इफेक्ट्स में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग, हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक ही हमारे पास जो निमोनिक है वो है डम्बेल्स। अच्छा, डम्बल्स हमने देखना है ये किसके लिए स्टैंड करता है। तो हमारे पास ये जो डम्बल्स है, इसमें सबसे पहले डी डायरिया, उसके बाद हमारे पास जो है यू से होगा यूरिनेशन, उसके बाद हमारे पास जो है एम से होगा मायोसिस, बी से होगा ब्रेडिकार्डिया, बी दूसरे से होगा ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन, ई से होगा एमिसिस मतलब वोमिटिंग, ई से होगा एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस एंड स्केलेटल मसल। और हमारे पास जो ये एल आ जाएगा, इससे स्टैंड करेगा हमारे पास लैक्रीमेशन, मतलब लैक्रीमल ग्लैंड की सिक्रीशन इंक्रीज होगी। एस से हमारे पास सेलिवेशन, और जो लास्ट वाला एस है उससे हमारी स्वेटिंग। ये फिर एक दफ़ा देख लें, डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन, एमिसिस, एक्साइटेशन ऑफ सीएनएस एंड स्केलेटल मसल, लैक्रीमेशन, सैलिवेशन एंड ये आ जाएगा स्वेटिंग। तो ये था हमारे पास जितने भी ये आते हैं कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग एंड कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटिंग ड्रग्स, मतलब पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक्स ड्रग्स। ये जितने भी एगोनिस्ट हैं उनकी हमने टाइप्स पढ़ी, उनकी डिटेल पढ़ी और उनकी टॉक्सिसिटीज़ पढ़ी, और हमने एंड पे जनरलाइज्ड टॉक्सिसिटीज़ भी पढ़ी।